गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं लूसेंट में जो मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर नंबर 47 भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम 2 से 3 वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज ये उसी सीरीज में जो है कि अगली वीडियो है और हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे लूसेंट सीरीज, जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 10 से 12 लेक्चर्स डाले जा चुके हैं और इसको हम कंप्लीट करके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे भी आएंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों करना है? क्योंकि इस तरीके की सीरीज जो है कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम्स में हेल्पफुल होती है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, या वो किसी प्रकार का स्टेट पीसीएस हो, बिहार का, यूपी का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, राजस्थान का, एमपी का, हर जगह 60 से 70% जीएस के पोर्शन यहीं से आते हैं। तो हिस्ट्री कवर होगी, ज्योग्राफी कवर किया जाएगा, लूसेंट में पॉलिटी कवर होगी, इकोनॉमी कवर होगी, विविध कवर होगा, साइंस कवर होगा। सारी चीज़ों को हमारे चैनल पर सिस्टमैटिक तरीके से अपडेटेड फैक्ट्स के साथ दिया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो देखिए दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो क्या किया था हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में जो ये 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अगले पॉइंट को हम देखते हैं यहाँ से, आज के पॉइंट से। अवनींद्रनाथ टैगोर 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। ध्यान देना, ये कला संस्कृति को जो है कि बढ़ावा दे रहे थे और इसके लिए इनको जो है कि आगे चल के जो है कि पुरस्कार भी मिलेगा, जिससे प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का संरक्षण और विकास किया जा सके। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जो महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय संस्कृति और कला का संरक्षण करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। वहीं न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला था। ध्यान दीजिएगा, न्यू इंडिया और दूसरा वंदे मातरम, ये दोनों ही पत्र जो है कि किसने निकाले थे? विपिन चंद्र पाल ने निकाले थे। अगला फैक्ट है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकार मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ पे होती है? ढाका में। और लेकिन इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। ये बड़ा रोचक प्रश्न है कि आप मीटिंग्स कर रहे हो बांग्लादेश के ढाका में और आप मुख्यालय बना रहे हो मुस्लिम लीग का लखनऊ में। वहीं लीग का संविधान 1907 में कराची में बना। इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। आपके यहाँ पे 4 प्रश्न बन गए, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की थी और इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो देखिए 4 प्रश्न बने। पहला कि नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किसका गठन होता है? तो ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन होता है। लखनऊ उसका मुख्यालय था। 1907 में संविधान बना और 1908 में इसका पहला अधिवेशन हुआ। जैसे आप याद करते हैं 1985 में पूना में जो है कि पहला अधिवेशन हुआ, बम्बई पूना जो आप पढ़ते हैं कांग्रेस का, बम्बई में, ठीक है। और उसी तरीके से आप पढ़ते हैं कि उसकी पहली अध्यक्षता किसने की थी, ये भी आप पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ भी पढ़ना होगा कि इसकी पहली अध्यक्षता सैयद इमाम ने की थी और यहीं पर आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। और इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से, ध्यान देना, इसी अधिवेशन में, किसमें? 1908 में मुसलमानों के लिए अलग से एक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। और जब इन्होंने निर्वाचक मंडल की मांग की, अंग्रेजों को तो पहले से मौका चाहिए था, भारत में हिंदू और मुसलमानों में विभाजन करना था, इसलिए उन्होंने 1905 का बंगाल विभाजन किया। लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पा रहे थे कि कैसे हम बंगाल को और कमज़ोर करें, हिंदू मुस्लिमों के बीच में और दूरियां बनाएं। तो जैसे ही निर्वाचक मंडल की मांग की गई 1908 में, और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर इन्होंने तुरंत मुस्लिमों को एक पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी, जिसको 1909 की मार्ले मिंटो के सुधार में मान लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या बंगाल विभाजन का समर्थन कांग्रेस ने किया? तो आपका उत्तर होगा यस, बिल्कुल किया था। बंगाल विभाजन का विरोध किया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, क्योंकि इस तरीके से लॉर्ड कर्जन और सारे अंग्रेज अधिकारियों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि भारत में हिंदू आपका विकास नहीं चाहते हैं, इसलिए वो बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे हैं। जबकि अंग्रेज ये बता रहे थे कि हमने बंगाल का विभाजन इसलिए किया ताकि बंगाल एक बड़ा प्रांत है, हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसका प्रशासन बहुत अच्छे से चला सकेंगे, मुस्लिमों का विकास कर सकेंगे। इसलिए मुसलमानों को लगा कि भाई बंगाल का विभाजन होना चाहिए, इसलिए मुस्लिम लीग ने उसका समर्थन किया। जबकि ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का एक क्या था? हथियार था, माध्यम था। जिस तरीके से बंगाल ताकतवर था, उसको तोड़ना ही अंग्रेजों के लिए सबसे जरूरी था।
आगे, भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। इनके माता पिता पारसी थे और दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो जब आपसे पूछा जाता है कि जर्मनी में जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को तिरंगा किसने फहराया? तो भीखाजी कामा का नाम आता है। अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं। 1 जुलाई, अगला पॉइंट है आपका, 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी और जिसके लिए 16 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदनलाल ढींगरा साहब ने जो है कि कर्जन वाइली की हत्या 1909 में की थी। वहीं 21 दिसंबर 1909 को अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मार दी थी। ये आपको पता होगा 1909 में जो है कि अनंत कन्हारे ने क्यों मारी थी गोली, अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इंग्लैंड के सम्राट जब जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी यानी रानी मैरी के स्वागत में किया गया और इसी दरबार में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो 1911 का दिल्ली दरबार महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं की जाएंगी। तो आपसे पूछता है कि 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। दिल्ली दरबार में 1911 में कौन सम्राट आया था? जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे। क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी? 4 घोषणाएं, ध्यान दीजिएगा। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ताकि ये पता चले कि दिल्ली की स्थापना किसने की है। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस, ध्यान देना, एक घोष थे एक बोस थे। आपको अगर देखना है कि रास बिहारी घोष या बोस में अंतर क्या है तो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस दोनों ही क्रांतिकारी यानी दोनों ही बम बनाने इन सब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, जबकि रास बिहारी घोष 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। तो 23 दिसंबर 1912 को आप देखेंगे यहाँ पे 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर एक बम फेंका था और इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और इसमें जो प्रमुख थे वो मास्टर अमित चंद साहब थे। कौन थे? मास्टर अमित चंद साहब थे, दीनानाथ जी थे, अवध बिहारी लाल थे, बाल मुकुंद थे, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय और बलराज थे। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वनाथ को फांसी दे दी गई। यानी अंग्रेजों के दबाव में आकर उन्होंने सरकारी गवाह बने और उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं आपके लिए समर्थन करूंगा। अच्छा, इसी से संबंधित एक अरुंडेल समिति आती है जिसको आपको जानना जरूरी है। अरुंडेल समिति क्या थी आपको ये पता होना चाहिए। लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों के सुधार हेतु जो है कि 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और एटी अरुंडेल के नेतृत्व में किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की थी तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की। अब यहाँ पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है? सॉरी गाइज, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था पीडीएफ। हाँ, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति किस कमेटी के द्वारा की गई? तो अरुंडेल कमेटी के द्वारा की गई थी। आपसे प्रश्न सीधा पूछ लेगा कि बंगाल को पुनः एक करने यानी जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द करने की बात 1908 में अरुंडेल कमेटी के द्वारा की गई थी। तो ये था दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं और पॉइंट देखते हैं। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे। काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित किया गया जो उर्दू में था। तो गदर का जो अखबार निकला वो पहला अखबार किस भाषा में निकला? उर्दू भाषा में निकला। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा, यानी कि 1 नवंबर को जब पहली बार निकला तो उर्दू में निकला था, बाद में गुरुमुखी लिपि में भी छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। जैसे आज हम देखते ना द हिंदुस्तान या जो है कि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, तो इसके पहले पेज पे छपा जाता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो यहाँ से आपसे पूछता है कि गदर आंदोलन की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई, 1 नवंबर 1913 को की गई। उसी दिन गदर नाम की एक पत्रिका निकाली
गई 1913 में, जो कि उर्दू भाषा में थी, फिर बाद में गुरुमुखी लिपि में छपने लगी। इसका प्रथम टाइटल क्या था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं यहाँ से, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। कामागाटा मारू नाम का एक जापानी जहाज़ था जिसको बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 में किराए पर लिया था, और इस जलयान में 351 यात्रियों के साथ वो 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। क्यों? क्योंकि बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज़ पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, और 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष होने पर। और वहीं आगे हम देखते हैं 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया, क्योंकि जो पहला विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 18 में, उसमें भारतीयों को सैनिक के रूप में शामिल करने की बात को महात्मा गांधी ने माना और लोगों से आह्वान किया कि भाई आपको अंग्रेजों का सहयोग करना चाहिए ताकि ब्रिटिश हमें आज़ादी दे दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ब्रिटिश हमें आज़ादी नहीं देते हैं और सैनिक का सहयोग तो मिल जाता है इन्हें। और यही वजह थी कि जब लिलिथगो प्रस्ताव 1940 में आएगा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, तो महात्मा गांधी ने कहा कि आपने पहले विश्व युद्ध में हमें नहीं दिया था आज़ादी और हमने सैनिक सहायता दे दी थी, इसलिए इस बार हम सैनिक सहायता आपको नहीं देंगे दूसरे विश्व युद्ध में, और आप हमें आज़ादी दीजिए तभी देंगे। ये बात आपको पता होगी। अगला देखते हैं 1915 के बाद कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन होता है 1916, जिसमें दोनों दलों अर्थात गर्म दल और नरम दल में एकता हो जाती है। वहीं इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की, और मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ध्यान दीजिएगा, जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, और जो कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन था, लखनऊ अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रश्न पे, उसकी अध्यक्षता अंबिका शरण मजूमदार ने की थी। लेकिन 1916 का जो मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। दोनों में अंतर है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका शरण मजूमदार ने अध्यक्षता की, मुस्लिम लीग का 1916 का लखनऊ अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये तो था आपका आज का क्लास। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक आप बाकी क्लासेस को आप रिवीजन करिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। हम जल्दी ही इस चैनल पे अब ज्योग्राफी की भी इसी के साथ पैरेलल जो है कि सीरीज शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं तब तक नए वीडियो में। नमस्कार।